Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back in the problem solving course of electrical machines. और आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं भाई? सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क. तो आज मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाने वाला हूं कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आप बेस्ट वे में टैकल कर सकते हो, किस तरह से शॉर्टेस्ट मैनर में उसको सॉल्व कर सकते हो. तो बेटा जैसा आप जानते हो इस सीरीज की खासियत ये है कि यहाँ पे आप सम ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स देख रहे हो मशीन्स के. तो हम लोग कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लम्स का लेवल डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं. हम लोग कहीं से भी आपको हल्के प्रॉब्लम नहीं करा रहे हैं, वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि टफेस्ट हैं, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो सारे क्वेश्चन इसके मुकाबले इजी लगेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have taught more than 2 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी स्टूडेंट सक्सेसफुल हों, हर एग्जाम में आगे रहें. और बच्चों कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, गेट, ESE, PSU, SSC, कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी अनअकैडमी टीम. और मैं तो ये कहूँगा बेटा जो हमारी अनअकैडमी टीम है ना, उसमें बैकएंड पे जो टीम है वो भी उतनी ही मेहनत करती है जितनी कि हमारे टीचर्स करते हैं. दे ऑल्सो वर्क डे एंड नाइट, और सब लोगों का मिल करके एक ही लक्ष्य है, दैट इज योर सक्सेस. लेकिन ये ध्यान रखना यार, हमारे इनिशिएटिव्स आप तक सिर्फ यूट्यूब से नहीं आते, बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी आते हैं. तो अनअकैडमी ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर रखिएगा भाई, और वहाँ पे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को एक्सेस कीजिएगा यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो यार, मेरी तो स्पेशल क्लासेस आपको सब इस जगह मिल जाएंगी, bit.ly/अंकित ESE. यहाँ पे जाओगे ना तो बेटा अपकमिंग वाले लिंक को चेक करते रहा करो. मैं वहाँ पे नई क्लासेस आप लोगों के लिए फ्रेम करता रहता हूँ. तो यहाँ पे ना आपको PSU का प्रैक्टिस सीरीज मिलेगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मिल जाएगा, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, गेट 2021 के लिए जो मैंने मिक्स क्वेश्चन कराए थे वो मिल जाएंगे, मैराथन सेशंस मिल जाएंगे. तो बेटा यहाँ पे आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा ना जो कि आपको बाकी लोगों से कंपटीशन में काफ़ी आगे ले जाने के लिए सफिशिएंट है. तो चलो यार स्टार्ट करते हैं. क्या हुआ ये सेलिएंट कैसा? शायद वो टाइटल गलत रह गया. चलो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं बेटा आज PS भीमरा की क्लास नहीं हुई थी, आज अपने चैनल पे चल रही है ना ये HAL HPCL की क्लासेस, इसकी वजह से. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बना दो यार. The maximum power delivered by 1500 kilowatt 3-phase star connected 4 kV 48 pole 50 Hz synchronous motor with synchronous reactance 4 ohm per phase and UPF is. हाँ बेटा मंडे को होगी क्लास, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मतलब मे बी थर्सडे तक मैं ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट आपका कवर कर दूंगा. 10 से ज़्यादा सेशन क्या लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर में, फिर DC पे आ जाएंगे. ठीक है, चलो भाई फटाफट से इसको आंसर करो. कम ऑन बच्चों, कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर कीजिए भाई. मशीन एक्सप्रेस बंद नहीं हुआ बेटा, आएगा संडे को आएगा. ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम मशीन पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ें बेटा, मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे पूरी, आप उसे देखो. सुरेंद्र बताओ भाई, किसी का आया आंसर? कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा? एक मोटर है स्टार कनेक्टेड जिसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस मुझको गिवन है, और मुझे ये भी बताया है यूनिटी पावर फैक्टर है.
क्या आ रहा है, सी आ रहा है? सी। तो क्या कर रहे हो यहां पे बताओ? यहां पे हमें बेटा EF तो मेंशन नहीं है, ये जो वोल्टेज मेंशनड है दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज VT। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं VT पर फेज कितना है, 4000/√3 है। अब इसने यूनिटी पावर फैक्टर बोल दिया यानी कि रिएक्टिव पावर 0 है, तो हम इतना जरूर जान गए कि रिएक्टिव पावर होती है VT/XS लॉसलेस मशीन के अंदर VT माइनस EF cos डेल्टा। इसका जीरो होने का क्या मतलब है कि EF cos डेल्टा इज इक्वल टू VT दैट इज नॉर्मली एक्साइटेड। ठीक है, लेकिन EF हमें नहीं पता, हमें डेल्टा भी नहीं पता और हमसे पावर पूछी है। ठीक है, हाँ बेटा इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सुरेंद्र। तो बताओ बेटा कैसे करोगे? EF VT/XS साइन डेल्टा लगेगा, लेकिन मुझे EF cos डेल्टा पता है, साइन डेल्टा नहीं पता। ना मुझे डेल्टा पता और ना ही मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे EF कितना है, EF भी नहीं पता है। 1500 किलोवाट की तो मोटर है ही है, 1500 किलोवाट की अगर मोटर है तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए मैक्सिमम पावर, क्योंकि रेटेड से ज़्यादा होती है। तो क्या करोगे यहाँ पे? कुछ डेटा मिसिंग है क्या? रेटेड करंट निकालने का इसका अगर रेटेड करंट निकालते हैं तो उससे EMF आ जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से ये कर सकते हो। अरे बाप रे, क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं भाई, IA रेटेड कितना होगा, 1500 किलोवाट। जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है, √3 × 4000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ पहले EMF ही निकाल रहे हैं। $216.5 एम्पियर। अब अगर EMF निकालूं मैं यूनिटी पावर फैक्टर के केस में 4000/√3, देखो मोटर है, ध्यान रखिएगा यूनिटी पावर फैक्टर 1, RA तो दिया नहीं है। 4000/√3 यूनिटी पावर फैक्टर के लिए साइन फाई मस्ट बी 0 माइनस 216.5 × 4 ओम दिया था ना। तो अब यहाँ पे EF क्या होगा भाई? $2466 अब पावर कितनी आ जाएगी मैक्सिमम अगर हम निकालें? 2466.432। अगर पर फेज की निकालोगे बेटा तो EF VT/XS बाद में 3 मल्टीप्लाई कर देना फॉर 3 फेजेस। ठीक है, $4272 ये आ रहा है भाई। अब जो भी ऑप्शन इसके क्लोजेस्ट है वो आप ले लोगे। विनय बेटा बेस्ड ऑन गिवन डेटा मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है ना, मेरे पास करंट नहीं है, EMF नहीं है, पावर एंगल नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, रेटेड करंट से कर लिया। अगला देखो भाई, अगला देखो फटाफट से। द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इज मोर फॉर अ salient pole synchronous machine
as compared to non-salient pole synchronous machine. In salient pole, the air gap is non-uniform due to which extra reluctance power is developed, whereas in non-salient pole machine, air gap is uniform. बताइए बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर? हाँ भाई लक्ष्मण, S इक्वल टू √3 VL IL, तो वहां से I आ जाता है S/√3 VL। रजनीश कह रहे हैं B। इसका बच्चों आंसर आएगा A। आंसर है A। क्या होता है ना, नॉन सेलिएंट पोल के अंदर आपके पास दो पावर्स होती हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर तो होती है बेटा, साथ साथ आपके पास और कौन सी पावर हो जाती है नॉन सेलिएंट पोल मशीन के अंदर? आपके पास हो जाती है साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और एक रिलक्टेंस पावर। रिलक्टेंस पावर 2 डेल्टा वाली होती है, ऐसे आ जाता है। तो ये दोनों ग्राफ को जब हम जोड़ देते हैं ना, तो ऐसे आता है। तो इसका Pmax जो है ना वो ज़्यादा आता है, और Pmax ज़्यादा आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी लिमिट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका Pmax ज़्यादा आता है। ये बात क्लियर हो गई भाई? चलें आगे, चलें भाई आगे, जल्दी से बोलो। अरे रजनीश, रीज़न तो यही बता रहा है ना कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा रिलक्टेंस पावर है। उसने ही तो बताया एक्स्ट्रा रिलक्टेंस पावर है। तुम क्या इंग्लिश की तरह कर रहे हो क्या? ऊपर वाले सेंटेंस का अगर कोई वर्ड नीचे आ जाएगा तो वो रीज़न सही होगा, ऐसा थोड़ी है। वो सही तो बोल रहा है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है Pmax। तो पहली स्टेटमेंट में बोला है भाई Pmax जो है आपका सेलिएंट पोल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल। दूसरे में बोला है क्योंकि सेलिएंट पोल के अंदर एक एक्स्ट्रा पावर आती है। तो सही तो हैं दोनों बातें। चलो, वेव फॉर्म नहीं है बेटा, वो पावर का ग्राफ है लक्ष्मण। मशीन्स का कोर्स देखोगे बेटा समझ जाओगे। अब तुम ये चाहोगे कि मशीन के प्रॉब्लम सीरीज को देखूं, मशीन में अटेंड ना करूं और फिर भी मशीन सॉलिड हो जाए, वैसा नहीं होगा। आप एक बार मशीन का कोर्स देखो। ये ग्राफ मैंने समझाया कैसे बनता है। एक साइन डेल्टा का ग्राफ होता है, एक साइन 2 डेल्टा का, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। उसके लिए ना कहीं आपको यार मशीन का कोर्स एक बार देखना पड़ेगा। Pmax P डेवलप्ड होता है बेटा। Pmax का मतलब है पावर की मैक्सिमम वैल्यू। पावर दो तरह की है, इनपुट, डेवलप्ड या आउटपुट। अगर एक लॉसलेस मशीन है तो तीनों पावर एक बराबर हैं, उनका मैक्सिमम कहलाता है Pmax। Pmax P डेवलप्ड होता है, ये कहने का तो कोई सेंस ही नहीं बना। P डेवलप्ड का मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, P इनपुट का मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, P आउटपुट का मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। और लक्ष्मण मैं यही रिकमेंड करूंगा बेटा, इन सभी लेक्चर से पहले आप मशीन की थ्योरी को कवर करें, तब आपको प्रॉब्लम्स का फायदा होगा। सिर्फ प्रॉब्लम देख लेने मात्र से कोई फायदा नहीं होगा। चलो भाई, इसका आंसर बताओ। Synchronizing power for 2 electrical radian change in the load angle of 30 degree। देखो बेटा, यहां पे बोला है EF, इजी सवाल है EF VT, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये दोनों पर फेज में है। अब क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट PSY। PSY क्या होता है? सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बच्चों कितना होता है?
ये होता है डी पी बाय डी डेल्टा, डी पी बाय डी डेल्टा, यानी कि ई एफ वी टी बाय एक्स एस कॉस डेल्टा। ठीक है, तो पी एस वाई कितना आ जाएगा? अब ई एफ कितना है भाई, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 फेज है। एक्सेस कितना है? 30 है, कॉस 30। तो यहां पे पी एस वाई कितना आ जाएगा? 10, 40,000, 4,000, 3464.1। ठीक है, ये आ गया। अब सिंक्रोनाइजिंग पावर इसने पूछा है, सिंक्रोनाइजिंग पावर। अब बेटा जब सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है ना, तो वो कैसे निकालते हैं? पी एस वाई इंटू डेल्टा डेल्टा, ये वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन होता है, तो आपको इलेक्ट्रिकल रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। कितना है एंगल? 2 इलेक्ट्रिकल रेडियन, 6 6928.2 वॉट, ये आएगा। ठीक है, समझ में आया? पी एस वाई के बाद बच्चों आपको ना एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डेल्टा डेल्टा से। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 मेगावाट 3 फेज 11 kV star connected 6 pole 50 hertz power factor generator motor has excess RAIF. Now it is controlled by variable frequency control at constant V by F ratio. Input the base speed and at constant V above base speed. Determine the torque and the field current for rated IA 750 RPM 0.8 power factor leading. करो भाई। बेटा शेडेड पोल का इससे क्या लेना देना, सेलिएंट पोल की बात है हैं भाई। शेडेड पोल का क्या करना, सेलिएंट पोल है ना। बताओ भाई आंसर, कम ऑन एवरीवन। वेलकम अंकित, वेलकम बेटा। बच्चों एक बात कंफर्म करो, आप लोगों के में तो वीडियो स्टक नहीं हो रही है ना? आप लोग के में तो ऐसा नहीं हो रहा कि वीडियो अटक रही है? क्योंकि मेरे एंड पे वीडियो अटक रही है, हो सकता है डाउनलोड स्पीड ना आ रही हो, इसलिए एक बार आप कंफर्म करो। अच्छा, फिर मेरी डाउनलोड स्पीड नहीं आ रही, यानी अपलोड स्पीड आ रही है बस। आप लोगों तक तो लेक्चर पहुंच जा रहा है, लेकिन मेरा लेक्चर मुझे को नजर नहीं आ रहा है। चलो देखें भाई, देखो यार इसके अंदर ना बहुत सारा डेटा दे रखा है फर्जी, कि भाई मशीन इज कंट्रोल्ड बाय वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वी बाय एफ कांस्टेंट, ये वो फलाना। हम लोग पहले निकालते हैं एनएस, चेक कर लेते हैं क्या ये 50 हर्ट्ज पे ही चल रहा है। ठीक है, ये आया 1000 आरपीएम। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है, एन दिया है 750 आरपीएम। तो इसका मतलब है कि यहां पे ना पहले एफ निकाल लो, आप ना पहले एफ निकाल लो कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे चला रहा है भाई,
कितनी फ्रीक्वेंसी पे चला रहा है? 6 इंटू 750 बाय 120, तो 20, 37.5, ये इतनी फ्रीक्वेंसी पे चला रहा है, यानी कि बिलो बेस स्पीड है। बिलो बेस स्पीड है बेटा। अगर बिलो बेस स्पीड है तो इसका क्या मतलब हुआ कि v बाय एफ कॉन्स्टेंट करेगा। तो जरा v निकाल लें, v1 बाय f1। इसने बोला है ना मशीन की स्पीड कंट्रोल कर रहे हो विद v बाय एफ कॉन्स्टेंट बिलो बेस स्पीड, तो 11,000 बाय 50, v2 बाय 37.5। तो यहां पे v2 कितना आ जाएगा? 3 बाय 4, 33,000 बाय 4, 8250। और रेटेड करंट बोला है भाई, ठीक है, रेटेड करंट बोला है। अब अगर रेटेड करंट बोला है इसने तो रेटेड करंट निकाल लो ना। 6 मेगावाट यानी 6000 किलोवाट बाय √3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोगों के लिए लंबा आ गया है ना। देखते चलना, स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे इसे। तो बेटा ये आ गया 617.48, ये आ गया, ठीक है। अब इसने हमें बोला कि ये 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे हमको टॉर्क बताना है। अब सर टॉर्क कैसे बताएं? यहां पे देखो कोई लॉसेस तो है नहीं, तो P इनपुट निकाल लो, √3 इंटू 8250 इंटू 617.487 इंटू cos 5.8, √3 VI cos 5, ठीक है। कोई बात नहीं गौरव, अभी ज्वाइन हो जाओ बेटा। अंधेर से देर भली कहते हैं ना, भले लेट आए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आए हो दैट इज इंपॉर्टेंट। 7.058 मेगावाट, ठीक है। वोल्टेज तो कम हो गई लेकिन पहले से, पावर फैक्टर पहले चलो कम था ना। अब ये आ गया बेटा, अब मशीन अगर लॉसलेस है, क्योंकि आरए भी 0 दिया है, रोटेशनल लॉस के बारे में भी कुछ नहीं बोला। मशीन अगर लॉसलेस है तब क्या होगा? तब आप कहोगे P in इज सेम एज P out, तो यानी आउटपुट पावर कितनी है? 7.058। तो टॉर्क कितना होगा बेटा? टू पाई बाय 60 इंटू 750, 74.896 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। आर यू कमिंग आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब आर यू कमिंग आफ्टर मतलब मैं समझा नहीं। आज थोड़ी मैंने पीएस बीमरा वाली क्लास ली है। अब देखो इतना हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में ना एक चीज और पूछी है, फील्ड करंट। अब हमें एक फील्ड करंट गिवन है रेटेड कंडीशन में, एक आपसे निकलवाया है। कैसे करें? कैसे करें? हम इसको करेंगे बेटा ईएमएफ से। मुझे क्या पता है ना, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। तो अगर मैं पुराना और नया ईएमएफ निकाल लूं तो मैं उनके कंपैरिजन से क्या बता सकता हूं? फील्ड करंट। तो अगर मैं पुराना ईएमएफ निकालूं बेटा, करंट तो दोनों में सेम है, ये ध्यान दीजिएगा मोटर है,
और दोनों ही सूरतों में लीडिंग पावर फैक्टर है ठीक है, दोनों ही केस में लीडिंग है। तो फॉर्मूला एक ही बार लिख रहा हूं लेकिन लगा 2 बार दूंगा, बार बार फॉर्मूला लिख के क्या फायदा। पहले 0.51 था, आर ए तो देखो 0 दिया है तो आर ए को तो भूल जाओ। लीडिंग के कारण साइन फाई नेगेटिव है। अब साइन फाई होगा कितना, देखो कॉस इनवर्स 0.51 साइन 59.33 माइनस 617.487 इंटू 0.9। ये देखते हैं कितना आ रहा है भाई। लीनियर मोटर पे तो बेटा अलग से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा ज़रूर। वीडियोस तो आप लोगों के लिए बनाता ही रहता हूँ। $6,834.4567 ये आया। नए ईएमएफ के अंदर बेटा क्या करोगे, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर लोगे, अगर cos फाई 0.8 है तो साइन फाई 0.6 होगा, सिंपल। यह है 6699.06। अब मैं कहता हूं IF2 लीनियर ही मानना पड़ेगा यार, या तो ग्राफ देता तो ग्राफ से निकाल सकते थे, बट अगर नहीं दिया कुछ भी तो लीनियर मान लेंगे। IF1 आपको 50 दिया है भाई, $49.01 एम्पियर, ठीक है। अच्छा हाँ, एक्सेस बदलेगा, ये बात तो यार तुम बहुत अच्छी बताए, यानी यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गड़बड़ी है। एक्सेस डैश 0.9 इंटू 37.5/50, सही बात है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है 2.7/4 0.675, ठीक है। देखो ये एक ऐसी मिस्टेक है ना जिसका पता भी ना चले कि हो गई है, मतलब ये ऐसा है कि कोई भी इंसान कर सकता है, बट बहुत ही अच्छा यार तुमने पकड़ लिया ये गलती। $6609.35 आ रहा है अब ये। $48.353, ठीक है। चलो टर्मिनल वोल्टेज, अरे हाँ यार क्या कर रहे हैं अपन, जल्दी के चक्कर में गलती गलती गलती, इतनी गलतियां तो भैया इस वाले में तो मैंने ज़्यादा गलती कर दी। 825 ही था ना, हाँ
सही बोल रहे हो भाई। मैं भी क्या है ना, तुम लोगों की तरह ही पहली बार सवाल देखता हूँ। अब पहली बार देखता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि कैसे बनेगा, बट उसी में तो मज़ा है कि लक के साथ में सवाल किया जाए। मुझे पहले से आता हो तो तुम लोग मेरा थॉट प्रोसेस कैसे सीखोगे। 42.28। चलो भाई, थैंक यू। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास फील्ड करंट। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला देखो, अ स्टार कनेक्टेड 10 पोल 50 हर्ट सिंक्रोनस मोटर हैज एक्सेस 10 ओम पर फेज एट नो लोड बोथ एक्साइटेशन एंड टर्मिनल वोल्टेज आर 4 kV नेग्लेक्ट लॉसेस। अब पहला क्वेश्चन, फॉर सडन डिस्टर्बेंस में सिंक्रोनाइजिंग पावर और टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। For sudden disturbance in shaft load torque, the rotor falls back in space by 2 mechanical degree. Calculate synchronous current, power, synchronous torque, tending to restore the motor to its previous position. अब यहां पे देखो बेटा क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी। मशीन के क्वेश्चन में अक्सर लैंग्वेज में लॉस्ट हो जाना बहुत कॉमन सी बात है। इसने हमें ये दे दिया EF और VT दोनों ही हैं 4000 वोल्ट। ठीक है, एक्सेस है 10 ओम। ठीक है, अब क्या बोला है, सडन डिस्टर्बेंस इन शाफ्ट लोड। देखो पहले नो लोड पे थी मशीन, नो लोड पे थी माने डेल्टा 0 था। अब डेल्टा कितना हो गया 2 डिग्री मैकेनिकल, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिकल में चाहिए। कितने पोल हैं, 10 पोल है ना, 2 इंटू P/2 यानी 10 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब ये क्या पूछ रहा है भाई, कैलकुलेट सिंक्रोनस करंट, पावर एंड सिंक्रोनस टॉर्क। अब सिंक्रोनस करंट क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे आपका डेल्टा बदल गया। ठीक है, डेल्टा आपका बदल गया, तो यहां पे ISY बच्चों अगर निकालोगे, ये मोटर है ना, तो देखो 4000/√3, ये तो हो गया VT। मान लो इसका एंगल है 0, और EMF 10 डिग्री पीछे चला गया। पीछे का मतलब -10, और होना भी यही चाहिए भाई। मोटर के अंदर EMF जो है ना वोल्टेज से लैग करता है। EMF का एंगल वोल्टेज से लैग करता है, माइनस डेल्टा लेते हैं। इस लॉजिक से यहां पे EMF आपका पीछे चला गया है। $40.25 एंगल -5 डिग्री। ये हो जाएगा 90 -90। सही तो निकाला है ना। हाँ चलो, बट ऐसा होना चाहिए क्या, इन दोनों का सम बीच में से जाता। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एंगल पे मुझे शक हो रहा है। करंट बीचों बीच से जाएगा, हाँ करंट बीचों बीच से ही जाएगा। चलो, तो ये क्लियर हुआ ISY। अब PSY कैसे निकालोगे भैया, √3 इंटू 4000 √3V I cos⁵। एंगल कितना है वोल्टेज और इसके अंदर cos⁵। ठीक है, ये होता है 277.8 किलोवाट। ठीक है, ये हो जाता है भाई। अच्छा जी, अब सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क इज PSY/ω/S। ठीक है, अब ω/S कितना होगा भाई, देखो ω/S बच्चों अगर कभी भी डायरेक्टली लिखना है
तो आपको इलेक्ट्रिकल में पता है ना 2πf होता है, तो 2/p से मल्टीप्लाई कर दिया करो। मैकेनिकल में जाने के लिए 120f/p से जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। (4.421 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, हाँ भाई। अब अगला पार्ट क्या कहता है, विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन शाफ्ट लोड द रोटर स्लाइड्स बैक इन स्पेस बाय 2 मैकेनिकल डिग्री, कैलकुलेट आइए। ठीक है, आइए तो यही होगा सेम। ठीक है, आइए सेम होगा, चाहे ग्रेजुअल इंक्रीज करे या सडन इंक्रीज करे, आइए आपका इतना ही आएगा। एंड फॉर आइए इक्वल टू 40 एम्पियर फाइंड एंगल इन मैकेनिकल डिग्री थ्रू विच द रोटर स्लिप्स बैक। अब ये क्या कह रहा है, अगर आइए 40 एम्पियर होता है तो ये बताओ एंगल कितना होगा जिसमें रोटर स्लिप बैक करेगा, यानी डेल्टा आपसे निकलवाना चाह रहा है फॉर आइए इक्वल टू 40। लेकिन भाई अब आइए इक्वल टू 40 में इसने हमको ये नहीं दिया। अच्छा, हमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पता है, हमें डेल्टा चाहिए, हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, बी पार्ट में पहले का तो आइए यही आ गया 40.25, क्योंकि सारा डेटा सेम है ना। अब ये कह रहा है व्हेन आईए इज 40, आप तो हमको ये बताओ कि डेल्टा कितना है। अब यहां पे अगर हम निकालें तो मैं क्या कहता हूं, आईए एक्सेस EF स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर माइनस 2 EF VT कॉस डेल्टा, है ना। अब आइए कितना है भाई, 40 है, एक्सेस है 10, यहां से आप निकाल सकते हो इजीली, कोई फेजर वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगेन बेटा मैंने आपको क्या बता रखा है ना, कि आपके दिमाग में सिंक्रोनस मशीन को लेके कुछ इक्वेशंस रहनी चाहिए, जैसे ईएमएफ इक्वेशन है, tan साई की इक्वेशन है, ड्रॉप की इक्वेशन है, ये सारी इक्वेशन आपके दिमाग में है, और एक पावर एंगल इक्वेशन है। अब बस आपको देखना है कि पैरामीटर कौन सी में फिट हो रहे हैं। अपने माइंड में बस ये एनालाइज करो क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। देखो यहां दोनों साइड स्क्वायर कर लो, यहां पे डेल्टा आ रहा है 9.936, खत्म। ठीक है, हाँ, सिंक्रोनस करंट, सिंक्रोनाइजिंग करंट आर्मेचर में ही तो फ्लो करता है, बस उसका काम क्या है भाई कि ओरिजिनल स्टेट को रिस्टोर कर देना, इसीलिए उसे सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं, बिकॉज इट ट्राइज टू ब्रिंग बैक द मशीन्स इनटू सिंक्रोनिज्म। चलो अगला देखो भाई, हाँ ईबी तो कांस्टेंट रहेगा ना विनय, ईबी क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और फील्ड करंट पे। ईबी कभी भी आईए पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। द सिंक्रोनाइजिंग पावर फॉर 1 मैकेनिकल डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मशीन की इंफॉर्मेशन दिया है केवीए, वोल्टेज, पोल्स, एक्सेस, करो करो भाई फटाफट से। सिंक्रोनाइजिंग पावर फॉर 1 मैकेनिकल डिग्री डिस्प्लेसमेंट, मुझे क्या लगता है ना, इसके अंदर भी आपको बेटा वही करना पड़ेगा कि आपको रेटेड लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हमें दिया नहीं है तो ईएमएफ कैसे निकालें। ईएमएफ निकालने के लिए फिर या तो आप रेटेड वाला फंडा ले लो, बट देन अगेन चलो करो, देखो बात ये है ना, डेल्टा कहां से आएगा, डेल्टा भी फिर वही मानना पड़ेगा। क्या करोगे, यहां पे यही करोगे, एज्यूम रेटेड करंट एट यूपीएफ। जब ना करंट गिवन, ना पावर फैक्टर, ना ईएमएफ, ना डेल्टा, तो यही करना पड़ेगा। तो आइए रेटेड कितना होगा भाई,
20,000 kVA by √3 into 6600, ठीक है। (1749.54 एम्पियर। अब ये मोटर है क्या, मशीन बोला है, ना तो जनरेटर बोला ना तो मोटर बोला। चलो जनरेटर ले लो फिर, और क्या। बहुत सारे ना क्वेश्चन के अंदर डेटा कई बार इतने ऐसे डेटा रहते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं। चलो तो मैंने जनरेटर मान लिया, क्योंकि ज़्यादातर सिंक्रोनाइजिंग पावर का कंसेप्ट जनरेटर के केस में पढ़ा जाता है, ठीक है। नेग्लिजिबल आ रहे तो दिया ही है। बहुत सारी बुक्स क्या मान लेती हैं, इतना तो समझ ही जाएगा सामने वाला। जितना स्पेसिफाई करना चाहिए ना डेटा, उतना करते नहीं है। देखो RA तो 0 है, cos phi 1 है, (4780.5। अब बेटा डेल्टा भी अभी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए ना tan psi वाले मेथड से जाएंगे कि ये जो सेकेंड टर्म है, ब्रैकेट वाली जो टर्म है ना, अपॉन फर्स्ट टर्म, ये होता है tan psi। तो यहां से psi कितना आ जाता है, (37.146), ठीक है। ये आ गया psi। अब phi है हमारा 0, तो डेल्टा इक्वल टू psi हो जाता है। तो ये हो गया। अब यहां पे हम कहेंगे PSY इज EF VT बाय एक्सेस कॉस डेल्टा, है ना, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। अब अगर बेटा ये लगाओगे 1749.54 इंटू 6600 बाय √3 डिवाइडेड बाय एक्सेस, बेटा मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या अच्छा लगता है, कि इस सीरीज के अंदर हम लोग मशीन्स के साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कराने को मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के, MCQ टाइप के, डायरेक्टली आप कर लोगे। बेटा डेल्टा नहीं दिया, 1 डिग्री डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब इस पे हम आएंगे ना, अब हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डेल्टा डेल्टा इज 1 डिग्री मैकेनिकल। अब अगर डेल्टा डेल्टा 1 डिग्री मैकेनिकल है, कितने पोल हैं, 12 पोल है ना, तो 12 पोल हैं, तो इसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो, यानी 6 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो कितना रेडियन हो जाएगा, 6 इंटू पाई बाय 180। तो जब ये कह रहा है ना सिंक्रोनाइजिंग पावर, तो वो पर रेडियन में नहीं चलती। फिर ये जो पावर कोएफिशिएंट आपने निकाला है बेटा 9.66177 भी है आगे, इंटू पाई बाय 30, ये डेल्टा डेल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ रहा है 1.011 मेगावाट, ठीक है। वहां पे जो यूनिट आएगी बेटा मेगावाट पर रेडियन आएगी, दैट इज नॉट पावर।
तो मेगावाट पर रेडियन इज द पावर कोएफिशिएंट। समझ आया गौरव? चलो अगला देखो भाई, a 3000 kVA 3-phase star connected 6600 volt 8 pole 50 hertz alternator has a synchronous reactance of 20% and is running in parallel with infinite bus synchronizing torque per mechanical degree of phase displacement। रजनीश देखो ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ये मैं आपको दिखाने के लिए करा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन भी थे क्या पिछले वाले में? 1 के आसपास जो आ रहा हो, 1 के आसपास कौन सा आ रहा है? क्लोजेस्ट तो यही आ रहा है ना, बट ये वॉट में है तो ये वाला आ जाएगा क्लोजेस्ट, डी। ये किलो वॉट में है ना तो डी आ जाएगा क्लोजेस्ट 1.011 के हिसाब से। सही है। अगर ये किलो वॉट में होता ना तो फिर मैं ये लिखता, अगर ये किलो वॉट में होता फिर मैं ये लगाता। चलो अब अगला देखो भाई, सिंक्रोनस रिएक्टेंस 20% दिया है। अब ये कह रहा है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क 1 मैकेनिकल डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट नो लोड। ठीक है, अब यहां पे आप क्या मान सकते हो, यहां पे ना देखो ऐसे सोच सकते हो, इफ जनरेटर इज कनेक्टेड, ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल टू इन्फिनिट बस एट नो लोड। अब नो लोड पे आईए क्या हो गया? 0। आईए 0 हो गया ना। आईए अगर 0 हो गया तो ईएफ आ गया वीटी के बराबर, कितना आ गया? 6600 बाय √3 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे आपसे पूछा सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पर मैकेनिकल डिग्री, यानी ये सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क नहीं पूछ रहा है एक्चुअल में, ये सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा है। क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क होता तो किलो न्यूटन मीटर में होता, लेकिन पर मैकेनिकल डिग्री जब इसने पूछ लिया तो इसका मतलब क्या है? दैट इज सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बट लेकिन देखो यूनिट भी देखो, फिर यूनिट इसी में है, समझ रहे हो, यूनिट इसी में है। अब आपके पास दुविधा है बेटा कि सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क निकालें या कोएफिशिएंट, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको यूनिट किलो न्यूटन मीटर में दी है तो आप टॉर्क ही निकालो रेदर देन टॉर्क कोएफिशिएंट निकालो, क्योंकि यूनिट तो हमें मैच करानी पड़ेगी ना। अब मैं कहता हूं पी एस वाई क्या है? ई एफ वी टी बाई एक्सेस कॉस डेल्टा। अब नो लोड पे तो बेटा डेल्टा 0 होगा। अब ई एफ को भी आप 1 पर यूनिट कह दो, वी टी को भी 1 पर यूनिट कह दो, एक्सेस 20% है 0.2 कॉस 0, 5 पीयू। अब 5 पीयू बेटा इसका रेटिंग है 3000, तो 15000 किलोवाट। ठीक है, रेटिंग के हिसाब से हमने बना लिया ना, टी एस वाई होगा पी एस वाई बाई ओमेगा एस। ओहो, ओमेगा एस से डिवाइड करना है। मैंने बताया कैसे करोगे, 2/p 8 पोल है इंटू 2πf। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स एट फुल लोड और नो लोड। बेटा ऑटो ट्रांसफॉर्मर को जो है ना कभी भी नो लोड पे काम नहीं कराते, उसकी वाइंडिंग अगर खुली छोड़ दोगे तो उसके अक्रॉस बहुत हाई वोल्टेज डेवलप होने का खतरा होता है। 190.985 किलो न्यूटन मीटर पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। ठीक है, अब यहां पे 1 मैकेनिकल डिग्री है।
अब इसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लो बेटा, P/2 से मल्टीप्लाई करके 8/2 इज इक्वल टू 4 डिग्री इलेक्ट्रिकल, लेकिन हमें तो रेडियन में चाहिए, 4 इंटू π/180 यानी π/45 इलेक्ट्रिकल रेडियन। ठीक है, अब कितना है भैया TSY 190.985, अब रेडियन से रेडियन कट जाएगा ना, तो ये हो गया 13.33 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 13.33 आ जाएगा। क्लियर हो गया? विनय, जब आप स्पीड लिखते हो ना 120 f/p इंटू 2π/60 आप करते हो रेडियन पर सेकेंड में आने के लिए, वो एक्चुअली 2/p इंटू 2πf ही बनता है। देखो, अगर आप ऐसा लिखोगे 120 f/p, इसको रेडियन पर सेकेंड में आप कन्वर्ट करोगे ns को, जरा सोचना, 60 से ये कट गया, 2f/p इंटू 2π, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2/p इंटू 2πf, बात तो बराबर ही है। गौरव देखो, पहले ही डिवाइडेड आता है बेटा, ये देखो, ये जो आ रहा है ना, ये पहले ही डिवाइडेड आता है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने यूनिट देखी, किलो न्यूटन मीटर। तो वो कहना क्या चाह रहा है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कितना होगा 1 डिग्री मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। 1 डिग्री मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया और उसके लिए सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क निकाल दिया। तो ये ध्यान रखो, ये जो PSY लिखते हो ना बेटा, ये PSY किलोवाट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन में आता है, क्योंकि डेरिवेटिव है ना, ये क्या है बेसिकली, ये है डेल P/डेल-डेल्टा। तो P होता है मेगावाट किलोवाट में, नीचे रेडियन में, तो बाय डिफॉल्ट डिवाइडेड ही आता है। अब अगर यूनिट उसने एब्सोल्यूट दी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड दोबारा क्यों करेंगे, फिर तो पर इलेक्ट्रिकल रेडियन स्क्वायर हो जाएगा, समझे? अब ये सवाल देखें भाई, अ सिंक्रोनस जनरेटर हैज इट्स इफेक्टिव इंटरनल इंपीडेंस 10 ओम एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। अच्छा जी, इट्स जनरेटेड वोल्टेज EF एंड VT आर बोथ 500। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट? ये तो बना दोगे यार, इजी है। यहां पे पहले क्या है ना, सिंक्रोनस इंपीडेंस का एंगल निकाल लो, RA/ZS यानी 0.1, तो θS कितना हो जाएगा, $84.26। और यहां पे जब आप पावर का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, तो हम कहते हैं फॉर Pmax डेल्टा इक्वल टू θS। अब देखो भाई, यहां पे पर फेज तो दिया नहीं है, वोल्टेज डायरेक्टली दे रखी है, तो आप इसको लाइन वोल्टेज ही मान लो। और पता है, जब आप स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज लेते हो ना, तो डायरेक्टली आपको 3 फेज पावर मिलती है। सर ये कैसे? देखो बेटा, एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अ मिनट, कॉस थीटा को आप फिर से 0.1/10 लिख दो। हाँ, देखो क्या होता है, आप इसे फेज में कन्वर्ट करते 500/√3, 500/√3, तो एक 3 बनता, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू तो घूम फिर करके यहीं आती ना। आप √3 से डिवाइड करते, यानी 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बात बराबर ही पड़ती बेटा आपको। $24.75 किलोवाट, दिस इज योर मैक्सिमम पावर।
ठीक है, ये मैक्सिमम पावर आ गई। ये क्या कर रहे हो रजनीश? ये सीधा है ना 500 स्क्वायर बाय 10 कॉमन निकाल लो, ये 0.01 हुआ तो 0.99 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, क्या 0.1 बाय 10 0.1 क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कॉस थीटा को लिखा यार 0.1 बाय 10, सॉरी। ओहो 89.42 आएगा। वैसे खैर इसका यूज तो हुआ नहीं। ठीक है, यहां मैंने 0.1 बाय 10 लिख दिया है। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। आप 1500 केवीए 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्स। नहीं भाई श्रीनिवास, अगर RA 0 होता है तब लगता है EV बाय X। बेटा इसीलिए कहता हूं सिंपली फॉर्मूला याद कर लेना सफिशिएंट नहीं है, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन लिमिटेशन पता होना चाहिए। अब EV बाय X कर रहे हो, आप सिर्फ X ले रहे हो, आप Z नहीं ले रहे, यानी कि वहां पे क्या इग्नोर्ड है? R। थीटा S 90 हो जाए तो ये कौन सी पावर होगी? RA 1 दिया है क्या? ओहो सही तो था फिर। तो RA बाय Z मैंने 0.1 ले लिया था और ये 84.2 आया था, ये 0.1 हो गया था, फिर ये 22.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो थीटा एस बेटा अगर 90 हो गया आशुतोष तो उसका क्या मतलब है? उसका एक सिंपल सा मतलब है मशीन लॉसलेस है, RA 0 है। ठीक है, थीटा एस अगर 90 हो गया तो RA 0 है। हाँ, अब 1500 केवीए 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज नॉन सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हैविंग अ सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 45। जैसे यहां पे थीटा एस 90 होगा, यहां EV बाय X लग सकता है। इज ऑपरेटिंग ऑन इनफाइनाइट बस विद वोल्टेज एट 6.6 kV 50 हर्ट्ज। अगेन देखो, पर मैकेनिकल डिग्री ऑफ रोटर डिस्प्लेसमेंट एट नो लोड। अगर बेटा नो लोड की बात की जा रही है तो यहां से दो चीजें समझ आनी चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड EF इक्वल टू VT। अब यहां पे अगर आप निकालें बेटा PSY जो कि होता है डेल P बाय डेल डेल्टा, तो आप इसे लिख सकते हो 3 EF VT बाय XS cos डेल्टा। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बताया ना 3 की जरूरत नहीं पड़ती अगर डायरेक्टली आप क्या ले लो, डायरेक्टली आप लाइन वोल्टेज ले लो। ठीक है, 3 की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप डायरेक्टली लाइन वोल्टेज ले लो। तो आ रहा है 968 किलोवाट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। अब इसे TSY में करना पड़ेगा भाई। TSY के लिए इसे स्पीड से डिवाइड करोगे, बेटा ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, इस क्लास के अंदर कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा अभी मेहनत की जरूरत है मशीन्स के अंदर, क्योंकि जिस तरह के आप लोग डाउट्स पूछ रहे हो ना, इसका मतलब है मशीन का बेसिक गायब है अभी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों के डाउट्स जो हैं बहुत जेन्युइन हैं, ये डाउट्स मुझे बस एक ही चीज़ समझाते हैं कि आपका ना बेसिक मिसिंग है, कि एक्सेस वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ठीक है, ZS वाला कहाँ लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो एक बार क्रैश कोर्स से मशीन देख डालो यार, बट देख लो आप लोग, मैंने लास्ट ईयर क्रैश कोर्स भी कराया था। ठीक है, ये हुआ। अब यहां पे बेटा अगर डेल्टा डेल्टा देखें तो 1 डिग्री मैकेनिकल है, P/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, या फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2π/180 इलेक्ट्रिकल रेडियन है।
अब आप इसको जो है ना TSY से मल्टीप्लाई कर दो, मैं बोल देता हूं सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क 6.162 इंटू पाई बाय 90, ठीक है, तो 215.11 किलो हट जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार 2, बट ये यूनिट अलग दे रहा है, न्यूटन मीटर पर आर का मतलब क्या है? आंसर इज इन मैकेनिकल डिग्री ना, वही मैं देख रहा हूं। तो इसको 1 डिग्री मैकेनिकल से डिवाइड कर दो तो यही आएगा ए। कैसे आया ना पता है, इस ये चेंज कितना है 1 डिग्री मैकेनिकल, इसे 1 डिग्री मैकेनिकल से डिवाइड कर दो, खत्म। 1 डिग्री मैकेनिकल से डिवाइड कर दो। हाँ, अगर डेल्टा 90 है तब बेटा PSY 0 होगा। डेल्टा 90 का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम पावर पे खड़े हो। चलो लास्ट, द टॉर्क एंगल ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कांस्टेंट वोल्टेज बस इज यूजुअली डिफाइंड एज द स्पेस एंगल बिटवीन, बताओ भाई, जो टॉर्क एंगल होता है वो किसके बीच का एंगल होता है? स्पेस एंगल बिटवीन आर का बेटा मुझे भी समझ नहीं आया आर क्यों लिखा है, पर मैकेनिकल डिग्री होना चाहिए, आर का तो कोई सेंस बनेगा नहीं। चलो ये वाला बताओ जल्दी से बच्चों, कितना आएगा? हाँ, तो इसमें क्या आएगा देखो, क्या होता है ना, ये FF होता है, ये आपका EMF होता है, ठीक है। अब ये आपका FAR होता है, आर्मेचर करंट लैग करता हुआ अगर मान लें, फिर जो है ना हम इन दोनों फेजर्स को, वेक्टर्स को कह दो, ऐड कर देते हैं, ये आता है FR। अब देखो ये दोनों के बीच का एंगल होता है लैम्डा, ये होता है डेल्टा R और ये होता है डेल्टा S। क्योंकि आर्मेचर जो है स्टेटर पे है ना, आर्मेचर जो है ना स्टेटर पे है, तो अब क्या होता है, टॉर्क जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू FF FAR साइन लैम्डा। अगर आप FF और FR लोगे तो साइन डेल्टा R, रोटर वाला एंगल, और अगर आप FF और FAR लोगे, सॉरी FS FR और FAR साइन डेल्टा S। तो टॉर्क तो देखो तीनों से निकल जाता है, ध्यान से सुनते चलना, टॉर्क तीनों से निकल जाता है, लेकिन पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है साइन डेल्टा R के। तो इस डेल्टा R को आप लोड एंगल या पावर एंगल कह सकते हो, और टॉर्क भी इससे निकाला जा सकता है, ठीक है, टॉर्क भी इससे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए यहां पे क्या है, रोटर एंड रिजल्टेंट बी, रोटर एंड रिजल्टेंट। बेटा HPCL में 6 ही सब्जेक्ट हैं, कौन से करके जाएं का क्या मतलब है, नेटवर्क, EMT, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट। और आज और कल में सारे तो रिवीजन करा रहे हैं हम लोग, स्टार्ट तो हो गया 2 बजे से रिवीजन, अभी 9:30 बजे मैं पावर सिस्टम रिवाइज कराऊंगा आज पूरा। आज मैं रात को 9:30 बजे पूरा पावर सिस्टम आप लोगों का रिवाइज कराने वाला हूं, तो उसमें ज़रूर आना, ठीक है, पूरा पावर सिस्टम हो जाएगा। कल मैं 3:30 बजे आपका ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज कराऊंगा, तो कल मेरे साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज कर लो। अभी वरुण सर मशीन रिवाइज करा रहे होंगे, उनके साथ मशीन रिवाइज कर लो। दीप्तांशु सर ने नेटवर्क कराई दिया, बचा क्या मेजरमेंट, वो दीप्तांशु सर कराएंगे। EMT बचा, EMT मेरे ख्याल से साकेत सर या विशाल सर लेंगे,
तो हो जाएगा तुम्हारा पूरा रिवीजन एचपीसीएल का। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम लोग मिलेंगे 9:30 बजे पावर सिस्टम के रिवीजन के लिए। और जो भी बच्चे प्लस पे नहीं है वो जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाएं। यहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, हर संडे टेस्ट होगा। मेरे साथ तैयारी करोगे तो मैं डेली असाइनमेंट देता हूं 50 क्वेश्चंस। इसके अलावा डाउट क्लियर किए जाएंगे, गेट, ईएससी, पीएसयू सबकी तैयारी कराई जाएगी। और बेटा यहां मैं डाउट्स के लिए स्पेशली 5 PM डेली डाउट ही आंसर करता हूं। बट अगर और आगे जाना है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां पे ये सबके साथ पर्सनल कोच मिलेगा, वो स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर स्टडी बूस्टर सेशन कंडक्ट करेंगे, टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे आपके डाउट क्लियर करती है इमीडिएटली। तो बेटा यहाँ पे ना आपको सेल्फ स्टडी में भी बहुत मदद मिल जाएगी। और कल नहीं होगा हमारा मशीन का सेशन, अब मंडे होगा। मंडे पावर फैक्टर करेक्शन कराऊंगा और ट्यूसडे से इंडक्शन। अमित मेरे भाई RVUNL में भी तो सेम ही सब्जेक्ट आएंगे। अगर आज रिवीजन करा रहे हैं तो आप लोगों का सारा रिवीजन तो हो जाएगा। सोच के देखो, RVUNL के लिए भी वही बताऊंगा मशीन के कंसेप्ट या पावर सिस्टम के या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके HAL में है, वही HPCL में। सब्जेक्ट सेम है तो कंसेप्ट थोड़ी बदलेंगे। बस क्या तुम्हारा मन खुश करने के लिए ये है कि एक बार वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया, टैग लगा के RVUNL का वही बता दिया, HPCL का वही बता दिया, HAL का बच्चा खुश है। सब कुछ अलग से कराया जा रहा है, ऐसा कुछ अलग है थोड़ी। तो बेटा ये नया बैच स्टार्ट हुआ है गेट 2022 के लिए, एक्सेलरेट बैच, जिसमें रेड्डी सर ने नेटवर्क स्टार्ट किया है। तो ये वाला बैच थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा क्योंकि अब टाइम कम बचा है। इसके अलावा मेरे साथ अगर मशीन करते हो तो डेली 7 AM से 9 AM मशीन होगा। इसके अलावा 10 AM से 12 नून तक फिर से मशीन होगा। इसके अलावा बेटा 2 PM पे होगा आपका PS भीमरा का सेशन और 5 PM में डेली डाउट सॉल्व करूंगा। तो मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। यस सर, पहले इंडक्शन के क्वेश्चन कराना। अरे ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस निपट गया तो अब पहले क्या, लास्ट हो रहे ना इंडक्शन के, इसके बाद और क्या ही होगा, इंडक्शन खत्म, मशीन खत्म। अब अगर आप यहाँ पे आते हो बेटा तो ये ध्यान रखो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉम्बैट अटेंड करिएगा और कॉम्बैट में एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। यहां से आपको पता चलेगा आपकी तैयारी का क्या लेवल है, और मचाओगे तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट भी मिलेगा। अदर देन दैट बच्चों, आपको अभी SSC JEE का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है गेट पे। फॉर 12 मंथ्स आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है। 24 मंथ्स में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बेटा यहाँ पे कम से कम अगर आपकी बात मैं करूं तो 17,000 रुपए बच रहे हैं 1 ईयर में और 32,000 की सेविंग आ रही है आपकी 2 ईयर में, ठीक है। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आप आइकॉनिक लीजिए 2 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पर्सनल कोच भी मिलेगा आपको। और अगर अफोर्ड ना कर पाओ तो प्लस पे आ जाओ 2 ईयर के लिए। बस जो भी सब्सक्रिप्शन आप चूज करें, आप यूज करें कोड अंकित ESE, जिससे मिले इमीडिएट 10% डिस्काउंट और आप आ जाए मेरी पर्सनल गाइडेंस में, ठीक है। अक्षय बेटा अब यूट्यूब पे हम लोगों ने PDF देना छोड़ दिया है, मैंने स्पेशली PDF देना छोड़ दिया है। तो अब आपको जो भी चीजें लेक्चर से नोट डाउन करनी पड़ेंगी। 9:30 बजे यूट्यूब पे होगा बेटा रिवीजन, इसी चैनल पे होगा, ठीक है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, इसको फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां हर लेक्चर का नोटिफिकेशन और डेली क्विजेस कराई जाती हैं। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी चीज ऐसी लगे विच इज ऑफेंसिव टू अ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पर्सन, कुछ भी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया हो तो डेफिनेटली यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ इट इज करेक्ट यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे इसी सेशन के साथ मंडे शाम 6 बजे और आज रात को 9:30 बजे इसी चैनल पे फॉर रिवाइजिंग पावर सिस्टम, ठीक है। तब तक बच्चों ऐसे ही मचाते रहो। लेट्स क्रैक इट।